हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। क्या आपको ये बात पता है कि भारत अभी पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ में जो भारत देश की जीडीपी है वो है $4 ट्रिलियन और फिर भारत देश की जो अभी ग्रोथ रेट है वो है 8% की। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि भारत देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन और फिर ग्रोथ रेट आने वाले समय में कम हो सकती है, यानी कि हमारा भारत देश आने वाले समय में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। भारत देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन हो सकती है और इसके साथ भारत देश की ग्रोथ रेट 8% से घटकर 5% हो सकती है और भारत देश में जो महंगाई है वो 5% से बढ़कर 10% हो सकती है। ऐसा होने की भी चांसेस है आने वाले 5 सालों में। अभी बात मैं क्यों बोल रहा हूं, तो ये बात मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी हुई कुछ ऐसी चीजों को देख करके बोल रहा हूं जिससे कि ऐसा होना आने वाले 5 सालों में संभव है। अगर कांग्रेस इस बार चुनाव जीत जाती है तो यकीनन 5 साल में भारत देश की जो इकोनॉमी है वो गिर सकती है, महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि जीडीपी भी कम हो सकती है। अब ऐसा क्यों होगा, आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को अपने आइडियोलॉजी या अपनी मानसिकता के अनुसार नहीं, बल्कि आप इस वीडियो को तर्क के आधार पर यानी कि लॉजिक के आधार पर देखने व समझने का प्रयास करें। क्योंकि कांग्रेस तो बहुत ही अच्छी बात कर रही है जो कि सुनने में तुम्हें काफी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका होना कितना पॉसिबल है ये चीज भी हमें सोच करके रखना चाहिए। आखिर हमें अपना दिमाग यूज करना ही होगा दोनों के मैनिफेस्टो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वर्णित कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिस पे आप चिंता कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और राहुल गांधी जी की भाषणों में एक चीज बहुत ही अधिक देखने को मिल रही है, वो है फ्रीबीज। जहां पे राहुल गांधी जी एक झटके में भारत देश की गरीबी मिटाने की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो भी भारत देश में जो गरीब महिला है ना, तो उन्हें 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, यानी कि महीने का 8,500 रुपया खटाखट उनके बैंक अकाउंट में ढुकेंगे। अब ये पैसे कैसे उनके अकाउंट में आएंगे और ये पैसे बांटने के लिए कांग्रेस के पास पैसे कहां से आएंगे, इसके बारे में इन्होंने कुछ खास वर्णन किया नहीं है। तो इस चीज को लेकर के हमें जानना होगा कि आखिर में इतने पैसे आएंगे कहां से। और वहीं पे जो बीजेपी की मैनिफेस्टो है वो लखपति दीदी की बात करती है, यानी कि मोदी सरकार का कहना है कि वो जो गरीब महिलाएं हैं उनको 5 लाख तक फ्री इंटरेस्ट लोन दिलवाएंगे और फिर उन गरीब महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो जो गरीब महिला है वो साल का 1 लाख रुपए कमाने के लिए कैपेबल हो पाएंगे, योग्य हो पाएंगी। यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये बताया गया है कि कैसे गरीब महिला सालाना 1 लाख रुपए कमाने के योग्य बन सकती है। और वहीं पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह है कि घर बैठे, मतलब कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि घर बैठे गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर महिला 1 लाख रुपए सालाना कमाने के योग्य बन जाए तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन देश को आगे लेके जा रहा है और कौन पीछे। जहां कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हर जगह पैसे बांटने पे ध्यान दे रही है, वहीं बीजेपी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ध्यान दे रही है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपको हर जगह फ्रीबीज देखने को मिलेगी। राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक झटके से हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और उसके लिए वो फ्रीबीज देंगे। जैसे कि कांग्रेस ने वादा किया है कि वो महालक्ष्मी स्कीम के चलते हर साल गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, हर महीने 8,500 रुपए देंगे। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे, मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। पर प्रॉब्लम इस स्कीम में यह है कि इसका पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कांग्रेस ने बताया ही नहीं है। वहीं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि वो देश भर में लखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें वो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, साथ में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देंगे, जिससे महिलाएं 1 साल में 1 लाख रुपए तक कमाने लायक बन जाए। जहां बीजेपी महिलाओं को 1 लाख रुपए कमाने योग्य बना रही है, वहीं कांग्रेस खैरात बांटने की बात कर रही है। वैसे खैरात बांटने का सिलसिला कांग्रेस का यहाँ खत्म नहीं होता है। कांग्रेस कह रही है कि वो एक राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट बनाएंगे, जिसमें 25 साल से कम ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट को 1 साल की इंटर्नशिप करने को मिलेगी और साथ में स्टूडेंट को 1 साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब इसके लिए पैसा कहां से आएगा ये भी नहीं बताया गया। चलो 10 लाख लोग लेंगे,
एक रफ एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन ये मेरा एस्टिमेट है, ये पार्टी का एस्टिमेट है, मैं आपको बस समझाने के तौर पे ठीक बता रहा हूँ। तो 10 लाख को अगर हम एक रफ कैलकुलेटर खोल लूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख, कैन यू काउंट? सॉरी मेरी मैथ बहुत ही पुअर है सर। ये कितने करोड़ हो गए? लाख, 1000 करोड़, अब 10,000 करोड़, अब मुझे भी ओके। सो उतना बड़ा और साथ ही में राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि वो राइट टू अप्रेंटिस एक्ट भी लाएंगे, जिसके माध्यम से जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर्स है जिनकी उम्र 25 साल से कम है, तो उन्हें इस एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए सालाना मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? अगर मैं ये भी मान लूं कि भारत में 10 लाख लोग डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर्स है, तो उन्हें सालाना 1 लाख रुपए मिलेगी। तो ये कहां से मिलेगी? जरा से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 1 लाख रुपए मिल रही है एक जन को, 1 लाख में कितने होते हैं? 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे गुना करूंगा कितने से? 10 लाख से। अब इससे भी ज्यादा ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स हो सकते हैं, मैं 10 लाख मान के चलता हूं। तो 10 लाख में कितने होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 जीरो। अगर मैंने इंटू करता हूं तो क्या बस जीरो को ऐड कर देना है? तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी कितने रुपए हो रहे हैं? अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इतने रुपए कांग्रेस सरकार के पास आएगी कहां से? ये बात सोचने वाली है। तो जहां पे कांग्रेस सरकार इसके बारे में बात कर रही है, वहीं पे बीजेपी का कहना है कि वो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च करेगी। मतलब अभी भी चल भी रही है। भारत देश में कितने स्टार्टअप आए हैं मोदी जी की सरकार में, ये बात अभी तक किसी से छुपी नहीं है, ये बात सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा 2014 में भारत में 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, वहीं आज भारत में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। भारत में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फिर वो मुद्रा लोन की बात करते हैं, फिर मोदी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, जिससे कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत देश की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे कांग्रेस केवल फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के पैसे बांटने में लगी हुई है, बस वो पैसे बांटना चाहती है जो उनके बजट में है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी क्या कर रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है, जिससे कि देश में डेवलपमेंट आए। देखिए, देश की बेरोजगारी इस तरीके से नहीं मिल सकती कि आप बैठे बैठे सबको पैसे देते रहे। देश की बेरोजगारी तभी मिल सकती है जब भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाया जाएगा। जितना ज्यादा भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डेवलपमेंट होगी, उतनी तेजी से बेरोजगारी कम होगी। और देखा जाए तो पिछले 10 सालों में मानता हूं कि बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन काफी सारे नए जॉब्स भी तो इंट्रोड्यूस हुए हैं। और बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखकर ये लग रहा है कि आने वाले सालों में जो इनकी माइंडसेट है भारत देश के विकास को लेकर के, इससे बेरोजगारी काफी हद तक कम हो सकती है। अब अगली चीज जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है और क्या ऐसा करना सही रहेगा, वो यह है कि 15 मार्च 2024 तक जितने भी एजुकेशन लोन हैं उन्हें कांग्रेस माफ करवा देगी और सारे पैसे कांग्रेस दे देगी। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में जो एजुकेशन लोन है वो है 96,847 करोड़, यानी कि इतने रुपए माफ हो जाएगी। अब ये पैसे कांग्रेस कहां से देगी, ये बात भी सोचने वाली है। यानी कि जो इतने फ्रीबीज की बात की जा रही है कि आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, आपकी लोन माफ होगी, तो पहले आप ये भी सोच लीजिए कि इतने रुपए आएंगे कहां से, आखिर पैसे पेड़ में तो नहीं उगते ना। और देखिए, अगर ज्यादा फ्रीबीज होगा यानी कि ज्यादा मुफ्त के पैसे बांटे जाएंगे, पता है इससे क्या होगा? इससे देश का बजट हिलेगा और साथ में क्या होगा कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम रहेगी। सप्लाई कम क्यों रहेगी? क्योंकि देश की बजट हिली हुई है, क्योंकि देश के बजट में से पैसे केवल मुफ्त के पैसे बांटने में जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बीजेपी क्या बात कर रही है, ये डेवलपमेंट की बात कर रही है, और कांग्रेस अभी भी जात पात करने में लगी हुई है कि वो कास्ट सेंसस कराने वाली है, ठीक है ना। कांग्रेस बात कर रही है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि इसका सिंपल भी मतलब होता है कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांट दो। और इसका जो मेन चीज है ना वो ये है कि इसमें इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में भी बात की जा रही है। अब इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने पूरे मेहनत से बहुत सारे पैसे कमाए और आपके मरने के बाद उस मेहनत से कमाए पैसे का अधिकतर हिस्सा सरकार ले लेगी और जो 45% है वो आपके परिवार को मिलेगी। तो इस पे भी कांग्रेस विचार कर रही है। अब आप यहाँ पर लॉजिक के आधार में सोचिए कि अगर अमीरों से पैसे गरीबों में बांट दिए जाएंगे तो क्या इससे सच में गरीबी मिटेगी? आप जरा वेनेजुएला के केस को कंसीडर करने का प्रयास कीजिए कि वहां पर क्या हुआ था। जहां कांग्रेस एक तरफ यूथ को फ्रीबीज की आदत लगाना चाहती है कि सब घर में बैठ के खाएं और कांग्रेस को भी खाने दे, वहीं बीजेपी स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करती है ताकि देश का युवा अपने दम पे आगे बढ़ सके। देखो, प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि वो इतने सारे फ्रीबीज बांटने की बात तो कर रही है, पर ये नहीं बता रही कि पैसा आएगा कहां से। इसके अलावा फ्रीबीज दे दे के आज पंजाब बर्बाद हो गया, केरला हो रहा है, तो फ्रीबीज देने से इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। भारत का बजट 47 लाख करोड़ रुपए है। अगर कांग्रेस इन सब पैसों को बांटने में लगा देगी तो देश चलेगा कैसे? उसके लिए फिर भीख मांगनी पड़ेगी, जैसे हमारे पड़ोसी देश को मांगनी पड़ रही है। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में कांग्रेस देश भर में कास्ट सेंसस कराएगी, फिर उसके बाद एक कास्ट का वेल्थ दूसरे कास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। हम फाइनेंशियल
और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। कांग्रेस वापस से देश को धर्म जात पात में बांटने का प्लान बना रही है और इस बार प्रॉब्लम यह है कि इसमें वो लोगों की वेल्थ को भी ऐड कर रही है। जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली राहुल गांधी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। वो खुद ही कह रहे हैं कि वो वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके साथ। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। इसके अलावा कांग्रेस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से एक और कदम आगे इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात कर रही है। Tell you in America there is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth and when he dies he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government, which to me sounds fair. In India you don't have that. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है। तो देखो, आप जिंदगी भर मेहनत करते हो और बहुत सारा पैसा कमाते हो, पर आपके मरने के बाद आपकी वेल्थ का कुछ हिस्सा सरकार रख लेती है और कुछ पैसा आपके बच्चों को दे देती है। उसी को इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। जापान में इनहेरिटेंस टैक्स 55% है, कोरिया में 50%, पर ये सब डेवलप देश हैं, भारत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले इनहेरिटेंस टैक्स लगता था। 1953 में कांग्रेस ने ई स्टेट टैक्स देश में लागू किया था, जिसके चलते अगर किसी इंसान की वेल्थ 1 लाख रुपए से ज्यादा होती थी तो उसकी डेथ के बाद उसकी वेल्थ पे 7.5% ई स्टेट टैक्स लगता था और 20 लाख से ज्यादा की वेल्थ पर 85% टैक्स लगता था। जी हाँ, 85%। पर इस टैक्स से भारत सरकार को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, भारत में इनइक्वालिटी कम नहीं हो रही थी। तो इसके फेलियर के चलते 1985 में कांग्रेस ने खुद ही ई स्टेट टैक्स को खत्म कर दिया था। इसके बाद पी चिदम्बरम ने कई बार इनहेरिटेंस टैक्स को लाने की बात 2010 से 2013 के दौरान की थी। तो कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। तो अगर कांग्रेस पावर में आई और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस टैक्स लगा तो भारत में इतने लोग देश को छोड़ के जाएंगे जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ऑलरेडी हर साल हजारों मिलियनियर्स ज्यादा टैक्स होने की वजह से भारत को छोड़ते हैं और अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भारत में हुई तो भारत 100% बर्बाद हो जाएगा। भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि कमाने वाले लोग ही देश को छोड़ के जाने लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर पैसे वाले लोगों से पैसे लेकर के गरीबों में बांटी जाएगी तो फिर अमीरों की सी क्या मजबूरी होगी कि वो पैसे कमाने के लिए अधिक काम करेंगे। और अगर पैसे गरीबों को घर बैठे बिना कुछ काम किए, बिना कुछ योग्यता विकसित किए ही मिलते रहेंगे तो उनकी क्या मजबूरी रहेगी कि वो पैसे कमाने के लिए मेहनत करेंगे। इससे तो देश की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी और देश की इकोनॉमी गिर सकती है और ऐसा होने की पूरी संभावना है। और साथ ही भी यहाँ पर आपको ये भी सोचने की आवश्यकता है कि कांग्रेस असल में पैसे देने के लिए जरूरतमंद मानती किसे है, कांग्रेस के लिए मेन तौर पर पिछड़े हुए कौन है। इस चीज को भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कांग्रेस असल में किसे मानती है जरूरतमंद, उनके लिए खास करके पिछड़े कौन हैं और उनके लिए मेन सपोर्ट का एजेंडा वोट बैंक के लिए कौन है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि ये वाली वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, तो आप इस वाली वीडियो को भी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, अब मैं बात करता हूँ स्कैम की। ये बात अभी तक किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस के काल में कितने स्कैम हुए हैं और इस बात की भी संभावना है कि अगर कांग्रेस पावर में आती है तो इस बार भी घोटाले होने के चांसेस बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। बीजेपी के काल में घोटाले बहुत ही कम हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के काल में तो मतलब घोटाले कितने ही होते ही रहते थे।
इसके अलावा कांग्रेस के पावर में आने से भारत में एकाएक स्कैम बढ़ने लगेगा। पूरे देश को पता है कि कांग्रेस के समय में भारत में कितने स्कैम होते थे। हर साल रिकॉर्ड ब्रेक होता था। कभी 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम, ना जाने कितने स्कैम हुए कांग्रेस के टेन्योर में। तो स्कैम ज्यादा होने से भी इंडियन इकोनॉमी बर्बाद होने लगेगी। अब जो अगली चीज है जिसपे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के काल में 8% थी, ठीक है। और वहीं बीजेपी के काल में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 2014 से लेकर 2024 तक 5.1% रही है। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो देश की महंगाई दर है वो 2% से 6% के बीच में होना चाहिए सालाना, जबकि बीजेपी के काल में 5.1% है, यानी कि यही 2% से 6% के बीच में है। जबकि कांग्रेस के काल में ही महंगाई दर 8% तक पहुंच गई थी। तो जो लोग कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हाँ महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस के काल के मुताबिक कम बढ़ी है। इस बात को भी ध्यान में रखिए। और यहाँ पर ये चीज बहुत ही शॉकिंग है कि यानी कि बहुत चौंकाने वाली है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ना मुझे उतना खास फोकस उनके मैन्युफैक्चरिंग में और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखती ही नहीं है, जबकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये अच्छा खासा दिख रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत ही अधिक सीरियस है। क्योंकि यदि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इससे पक्का है कि देश में बेरोजगारी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अब आप लॉजिक के आधार पर सोचने लगे होंगे कि कांग्रेस जो इतनी फ्रीबीज की बातें कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इनके सच होने की चांसेस कितनी है, और अगर ये सारी चीजें सच होती भी है तो इससे देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे आशा है कि अब आप इस बारे में सोच पा रहे होंगे। तो यदि आपको वीडियो काम की लगी है और पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही औरों के साथ भी शेयर तो इस वीडियो को जरूर से ही कीजिए ताकि इन सब चीजों को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़े। और यदि अभी तक आपके यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई है तो आप कृपया करके वोट देने के लिए जाए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोट देना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति कि आप इस देश के प्रति कितने जागरूक है। तो अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो कृपया करके आप वोट देने जाए ही जाए। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से ही दबा दीजिए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।